हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूं क्लास 10th की जो इंग्लिश की आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक है, उसकी पोएम नंबर 5, दैट इज़ द बॉल पोएम। और इस पोएम के आज हम कंप्लीट करेंगे एंड देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, दैट इज़ MIQs। तो चाहे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हो, चाहे शॉर्ट आंसर या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हो, जो भी इस पोएम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगी कि मैग्नेट ब्रेन्स वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक आपको सारे वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। तो क्वालिटी एजुकेशन आपके घर तक बिल्कुल मुफ्त फ्री ऑफ कॉस्ट पहुँच रहा है। तो आप चाहें तो हमारे वीडियोस यूट्यूब पर देख सकते हैं या हमारी ऐप पर देख सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, बस आना है एंड यू हैव टू लर्न फ्रॉम आवर वीडियोस, दैट्स इट। ओके, एंड इसी के साथ लेट्स बिगिन विद आवर एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पोएम। तो फर्स्ट एक्सट्रैक्ट ये है, एक्सट्रैक्ट आपको पढ़ना है एंड देन उसके बाद कुछ क्वेश्चंस, जरा फ्यू क्वेश्चंस जो इस एक्सट्रैक्ट पर बेस्ड हैं उनको आपको उनके आंसर्स देने। यस, लेट्स रीड द एक्सट्रैक्ट। व्हाट इज द बॉय नाउ who has lost his ball? What is he to do? I saw it go, merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water. तो ये जो पोएम है, ये जो पोएट है इसमें इसमें जो आय है वो पोएट है। सबसे पहले तो ये बता दूं मैं। ओके, तो यहाँ पे पोएट एक बॉय के बारे में बता रहे हैं कि मैं खड़ा हुआ था और मैं दूर से देख रहा था कि एक छोटा सा बच्चा, एक छोटा सा बॉय है, वो अपनी बॉल के साथ खेल रहा था। और खेलते 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 उसकी जो बॉल है वो बाउंस होते होते, मैरिली होते होते नीचे, स्ट्रीट से नीचे उतर के चली गई और फाइनली कहाँ जाके गिर गई? वाटर में गिर गई। वो बेचारा जो बच्चा था, वो बॉय था, वो बहुत सैड हो गया क्योंकि समहाउ वो जो बॉल थी उस बॉय के बहुत क्लोज थी। अब उस बॉल के बहुत क्लोज थी। अब बॉल कोई महंगी चीज़ तो है नहीं या कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं जो दोबारा ख़रीद के नहीं दी जा सकती, लेकिन उस बच्चे के लिए उस वक्त वो वही वाली बॉल इंपॉर्टेंट थी क्योंकि शायद वो उसके पास बचपन से थी, लॉन्ग टाइम से थी, वो उसी के साथ खेलता था, शायद उसी को लेकर सोता था। जैसे सारे बच्चे अपने टॉयज़ के साथ बहुत कनेक्टेड, बहुत अटैच्ड फील करते हैं। यस, अगर इस वक्त पोएट उसके पास जाते और कहते कि चलो मैं तुम्हें दूसरी लेकर दूंगा, कोई बात नहीं, एक और बॉल आ जाएगी, तो शायद ये सब बातें उसके लिए वर्थलेस है, यूज़लेस है। क्यों? क्योंकि इस वक्त वो बहुत दुख में है कि उसकी सबसे फेवरेट चीज़ उससे दूर चली गई। और पानी में जाके तो वो बॉल नहीं ला सकता ना, क्योंकि इस दुनिया में हर चीज़ आप वापस नहीं ला सकते। कुछ चीज़ें पैसे खर्च करके लाई जा सकती है, लेकिन वो चीज़ें जिनसे कुछ मेमोरीज अटैच्ड है, या वो लोग अगर आपकी लाइफ से चले जाते हैं, कुछ लोग हमारे क्लोज्ड वंस, या कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारी लाइफ से हमसे दूर चली जाती हैं, तो ये सारी कुछ चीज़ें पैसे से वापस नहीं आ सकती। तो यही सारी चीज़ें जो पोएट हमको इस पोएम में एक्सप्लेन करना चाहते हैं। ओके, तो यही कुछ बताया गया उन्होंने कि व्हाट इज़ अ बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल। अब बॉय क्या करेगा, उसने अपनी बॉल खो दी। आई सॉ इट गोल। अब पोएट वहीं खड़े थे और देख रहे थे कि बॉल मेरिली बाउंस, यानी इस तरीके से बाउंस होते 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 सड़क से नीचे उतर गई और मेरिली ओवर, यानी जंप लेके, एक बड़ा सा बाउंस लेके फाइनली कहाँ चली गई? पानी में। मतलब बॉल चली गई, यानी गई हुई चीज़ अब वापस नहीं आ पाएगी। क्वेश्चंस देख लेते हैं इस एक्सट्रैक्ट पे बेस। नंबर 1, मेंशन द सिचुएशन दैट करस्पॉन्ड्स टू द इमोशन बिहाइंड द एक्सक्लेमेशन मार्क इन द पोएम। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमको एक एक्सक्लेमेशन मार्क दिख रहा है, जिसे हम हिंदी में विस्मयादि बोधक चिन्ह भी कहते हैं। तो बता रहे हैं कि जो एक्सक्लेमेशन मार्क है वो यहाँ पर क्यों दिया गया है, आपको बताना है और आपको एक सिचुएशन या फिर कोई कह सकते हैं कोई एग्जाम्पल देना है जो इसी सेम इमोशन को, जो एक्सक्लेमेशन मार्क हमने अभी यहाँ पर देखा था ये वाला, इसी सेम इमोशन को हमें एक्सप्रेस करना है। अब यहाँ पर अगर हम देखें एक्सक्लेमेशन मार्क को, देयर इट इज़ इन द वाटर, मतलब अरे बॉल गई पानी में गई, मतलब कोई एक ऐसी चीज़ जो फाइनली गई, मतलब चली गई, अब वो वापस नहीं आएगी। तो ऐसा ही कुछ आपको एग्जाम्पल देना है जो इस सिचुएशन को, एक्सक्लेमेशन मार्क को डिस्क्राइब करे। ओके, लेट्स चेक द आंसर। आई डोंट नो वेयर आई प्लेस्ड माई ID कार्ड, लेट मी चेक द बैग एट वंस। फाइनली, तो मुझे नहीं पता कि मैंने अपना ID कार्ड कहाँ रखा है। लेट मी चेक माई बैग वंस, चलो एक बार मैं अपने बैग में चेक कर लेती हूँ। फाइनली, अरे फाइनली मिल गया। यानी एक्सक्लेमेशन का मार्क मतलब कोई चीज़ फाइनली चली गई या फाइनली कोई चीज़ हमें मिल गई। मतलब फाइनली जो एंड में जो चीज़ हो रही है, कंक्लूजन हमें दिख रहा है कि या तो मिल गई या तो चली गई। तो यहाँ पे एक एग्जांपल कि फाइनली, मतलब फाइनली मुझे मेरा ID कार्ड मिल गया, एक्सक्लेमेशन मार्क। तो ये वही सेम चीज़, सेम इमोशन को ये वाला जो एग्जाम्पल है डिस्क्राइब कर रहा है।
Next, the poem begins with a question. Based on your reading of the poem, state what the speaker is doing. जो पोम अगर आप देखेंगे एक क्वेश्चन से शुरुआत हो रही है. अगर ये फर्स्ट लाइन देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन मार्क दिखेगा, यानी पोम की शुरुआत ही एक प्रश्न, एक क्वेश्चन से हो रही है. तो हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि आपने जितना भी पोम को रीड किया है, आप हमको ये बताइए, स्टेट व्हाट द स्पीकर इज डूइंग. जो स्पीकर है यानी कि जो पोएट है इस पोम का, वो उस वक्त क्या कर रहा होगा. तो ऑब्वियसली वो सामने से खड़े होकर इस बॉय को देख रहा होगा, तभी तो वहाँ पर लिखा है. अगर हम यहाँ पर देखें, आई सॉ इट गो. आई यानी कौन, पोएट, कि उन्होंने देखा कि वो बॉल जा रही थी. यस, तो स्पीकर एक ऑन लुकर है, शायद दूर से खड़े होकर देख रहा है जो भी कुछ वहाँ पर हो रहा है. तो बेस्ड ऑन द पोएम इट कैन बी सेड दैट द पोएट इज थिंकिंग टू हिमसेल्फ. तो यस, वो ये सब चीज़ें अपने खुद से सोच भी रहा है और वहाँ पर खड़े होकर देख भी रहा है. वो देख रहा है कि ओके वहाँ पे बॉल जो है वो चली गई, बच्चा चले गया, और वो खुद से वहाँ पे खड़े होकर सोच रहा है कि अब बॉय क्या करेगा. क्योंकि क्वेश्चन से शुरुआत हुई थी ना. क्वेश्चन क्या था, व्हाट द बॉय विल डू, कि अब बॉय क्या करेगा. तो पोएट इज थिंकिंग टू हिमसेल्फ. अब पोएट खुद से सोच रहा है कि अब उसकी बॉल तो चली गई, अब वो क्या करेगा. तो ही इज थिंकिंग टू हिमसेल्फ. नेक्स्ट, द एक्सट्रैक्ट सजेस्ट दैट द पोएट इज. जो एक्सट्रैक्ट क्या बताता है हमको कि पोएट क्या है. ऑप्शन नंबर ए, एन ऑन लुकर ऑब्जर्वर. पोएट शायद वहाँ पर एक ऑन लुकर है, यानी खड़े होकर बॉय को देख रहा है कि किस तरीके से उसकी बॉल पानी में चली गई, कैसे बाउंस होकर पानी में गिर गई. यस, हम कह सकते हैं क्योंकि वो दूर से खड़े होकर देख रहे थे. अ पेरेंट रिकाउंटिंग द इंसिडेंट. क्या पोएट उस बॉय का पेरेंट है, फादर है, जो शायद उस इंसिडेंट को रिकाउंट कर रहे हैं, दिमाग में वापस दोहरा रहे हैं कि क्या हुआ. नो, पोएट इज नॉट द पेरेंट ऑफ द बॉय. द बॉय टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ. क्या ये जो आय था या ये जो पोएट है, क्या ये खुद वो बॉय ही है क्या. नो, बॉय तो खुद वो है ही नहीं. इमेजिनिंग द इंसिडेंट. क्या पोएट इमेजिन कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं क्या वो ये इमेजिन कर रहे हैं कि ओके बॉय वहाँ पे खड़ा था और वहाँ पे उसकी बॉल इस तरीके से बाउंस होकर वाटर में गिर गई. क्या कुछ पोएट कल्पना कर रहे हैं. नहीं, वो कोई कल्पना भी नहीं कर रहे हैं. क्लियरली वो एक ऑन लुकर हैं, यानी कि वो दूर से खड़े होकर देख रहे हैं, एक्चुअली लाइव देख रहे हैं कि कैसे एक बच्चे की बॉल पानी में जाकर गिर गई. सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट, what does the poet seem to have indicated that merry bouncing of the ball too. ये जो लाइन है मेरी बाउंसिंग ऑफ द बॉल, ये एक्सट्रैक्ट की ही लाइन है. तो पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि जो हमारे पोएट हैं वो क्या इंडिकेट करना चाह रहे हैं, क्या दर्शाना चाह रहे हैं हमें इस लाइन के द्वारा. लेट्स चेक द आंसर. द पोएट सीम्स टू हैव इंडिकेटेड द मेरी बाउंसिंग ऑफ द बॉल टू कंट्रास्ट विद द डिजेक्टेड फीलिंग ऑफ द बॉय. डिजेक्टेड का मतलब क्या होता है, अनहैप्पी. अनहैप्पी यानी कि जब आप बहुत दुखी हो, बहुत सैड हो. तो पोएट हमें क्या इंडिकेट कर रहे हैं, क्या दर्शा रहे हैं, मेरी बाउंसिंग ऑफ द बॉल को बताकर कि कंट्रास्ट कर रहे हैं कि एक तरफ बॉल जो बहुत खुश होते 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 लुढ़क के बाउंस होके पानी में गिर गई, जैसे ही वो गिरी तो कंट्रास्टिंग यानी कि एक ऑपोजिट इमोशन, एक ऑपोजिट फीलिंग क्या आई बॉय के चेहरे पे, दैट उसकी फीलिंग जो थी वो डिजेक्टेड थी, यानी वो बहुत अनहैप्पी हो गया कि बॉल तो खुश होकर पानी में गिर गई, लेकिन उसी का ऑपोजिट फीलिंग, ऑपोजिट इमोशन बॉय के चेहरे पे क्या आया कि वो डिजेक्ट हो गया, यानी वो बहुत अनहैप्पी हो गया, वो बहुत दुखी हो गया, वो बहुत सैड हो गया. ओके, यहाँ पर हम लोग का फर्स्ट एक्सट्रैक्ट खत्म होता है. नाउ लेट्स रीड आवर सेकंड एक्सट्रैक्ट. ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप, knowing what every man must one day know and most know many days, how to stand up. तो यहाँ पर सबसे पहले हम इस डिफ़िकल्ट वर्ड का मीनिंग देख लेते हैं. एपिस्टेमोलॉजी का मीनिंग होता है नॉलेज. जब आपको किसी चीज़ के बारे में नॉलेज है, ज्ञान है, पता है आपको कि ओके इस चीज़ के क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं या ये चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है, आपको सब कुछ ज्ञान है, सब कुछ नॉलेज उस चीज़ के बारे में. तो पोएट यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई बच्चे की बॉल गिर गई, मैं चाहता तो उसको जाके इंट्रूड कर सकता था, यानी मैं जाता उसके पास बोलता अरे बेटा कोई बात नहीं, एक ही तो बॉल है, गिर चली गई तो गई, मैं दूसरा पैसे खर्च करके आपको बॉल लेकर दे दूंगा क्योंकि बॉल कोई बहुत एक्सपेंसिव चीज़ तो है नहीं. यस, लेकिन उन्होंने बोला मैंने ऐसा नहीं करा. क्यों? क्योंकि ये उसकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो समझे कि अगर आपसे आपकी कोई बहुत करीबी चीज़, कोई बहुत क्लोज चीज़ आपसे दूर चली गई तो उस दुख से, उस दर्द से आप कैसे उभर पाओ, आप कैसे कोप अप कर पाओ, कैसे आप स्टैंड अप होके निकल पाओ, यानी कैसे आप उठो उस प्रॉब्लम में से बाहर. क्योंकि ये तो अभी सिर्फ एक बॉल गई है, लाइफ में कोई ना कोई चीज़ जो आपके पास आई है वो आपसे दूर जाएगी, चाहे वो कोई चीज़ हो या आपके क्लोज्ड वंस हो या कोई भी इंपॉर्टेंट पर्सन हो आपकी लाइफ में.
अगर कोई आया है आपकी लाइफ में तो वो 100% जाएगा। ये लाइफ का पार्ट है और आपको इसकी आदत बनानी पड़ेगी, आपको अपने आप को रेडी करना पड़ेगा इसके लिए। अगर आप इसमें इस दुख की सिचुएशन से कोप अप नहीं कर पाओगे तो आपकी लाइफ तो वैसे ही ख़त्म हो गई। तो आपको अपने आप को रेडी करना पड़ेगा। इसी रीज़न से शायद पोएट उस बच्चे के पास उस बॉल के लिए नहीं गए कि उसको इस दुख से कोप अप करना, खुद बाहर निकलना आना चाहिए, क्योंकि अभी तो सिर्फ बॉल गई है। लाइफ में आगे ऐसे इंसान भी चले जाएंगे उसकी लाइफ से जो उसकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पोएट कहते हैं कि ही इज़ लर्निंग। मैं इसीलिए नहीं गया क्योंकि वो बच्चा सीख रहा है, खुद गिर के उठेगा, यानी खुद अभी दुख में गया है, उठेगा कि ठीक है बॉल है, अपने आप को, अपने मन को खुद समझाएगा। वो उसकी जो आंखें वो डेस्परेट है, यानी क्यूरियस है, जानने की इच्छा है कि मेरी बॉल कहाँ गई। जब कहीं नहीं मिलेगी बहुत ढूंढेगा तो आंखें ढूंढ ढूंढ के थकेगा और फिर अपने मन को खुद समझाएगा। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, यानी जो ये लॉस हुआ है, ये जो चीज़ खो गई है उसकी बॉल, उसको उसका नॉलेज खुद होने दो कि ठीक है मेरी चीज़ मुझसे खो गई है। हाउ टू स्टैंड अप, और इस खोई हुई चीज़ से जो मुझे दुख हुआ है मुझे कैसे उसमें से उठकर निकलना है, कैसे मुझे वो कॉन्फिडेंस फिर से रीगेन करना है। मैं पूरे टाइम तो लाइफ टाइम उस बॉल के जाने का दुख नहीं मना सकता ना। नोइंग वट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, हर आदमी को, एवरी मैन, हर आदमी को हर दिन ये समझ लेना चाहिए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जिम्मेदारी ले लेनी चाहिए कि भाई अगर लाइफ से कोई चीज़ चली गई है, चाहे वो इंसान है या फिर कोई पर्सन है, तो हमें उसमें से बाहर निकलना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल किसी की ग्रैंड मदर की डेथ हो गई है, आप कितने भी पैसे खर्च कर लो वो ग्रैंड मदर वापस तो नहीं आएगी, लेकिन उस दुख में आप अपनी पूरी लाइफ तो ख़राब नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी लाइफ से दूसरे लोगों की लाइफ भी जुड़ी हुई है। आपको धीरे, दुख तो होगा, पोएट ही कह रहे हैं दुख मत करो, ऐसा नहीं कह रहे हैं, दुख तो होगा, पेन तो होगा कि ओके कोई क्लोज वन आपकी लाइफ से चला गया, लेकिन धीरे 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 आपको कोप अप करना पड़ेगा, उस चीज़ की आदत डालनी पड़ेगी, स्टैंड अप करना पड़ेगा और नॉर्मली अपनी लाइफ को वैसे ही जीना पड़ेगा। यही पार्ट ऑफ लाइफ है। ओके, एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, एंड मोस्ट यानी मोस्ट ऑफ द पीपल, बहुत सारे लोगों को पता ही है कि बहुत सारे दिनों में जब चीज़ें हमसे दूर चली जाती हैं, हाउ टू स्टैंड अप, कि कैसे खड़े होना है, कैसे उस दुख से बाहर उभरना है, कोप अप करना है और वैसे ही अपनी लाइफ नॉर्मली जीनी है। तो यहाँ पर बच्चे के लिए तो वो बॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बॉल को यहाँ पे किससे सिंबलाइज किया है, कोई भी इंपॉर्टेंट पर्सन या बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग आपकी लाइफ में जो शायद पैसे से भी कभी वापस नहीं आ पाएगी। ओके, क्वेश्चंस देखते हैं। व्हाट इज द बॉय लर्निंग, पोएट कह रहे हैं बॉय इज लर्निंग, तो बॉय, व्हाट इज बॉय लर्निंग, बच्चा क्या सीख रहा है। यहाँ पे आपको 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं, आपको इसमें से जो बेस्ट पॉइंट्स हैं वो चूज करने हैं एंड देन करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। द मीनिंग ऑफ लाइफ, बच्चा लाइफ के मीनिंग के बारे में समझ रहा है। अभी बच्चा बहुत छोटा है, उसको लाइफ का एक्चुअल जो मतलब है वो समझ में नहीं आएगा और वो सीख भी नहीं रहा है ये चीज़, तो ये नहीं। मीनिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या बच्चा रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियों के बारे में सीख रहा है, नहीं, अभी तो उसकी बॉल खो गई है, अभी वो उस दुख में है, वो उससे कोप अप करना सीख रहा है, ना कि अभी लाइफ की जिम्मेदारियों के बारे में वो सीख रहा है। टू कोप अप विथ लॉस, जो उसका लॉस हो गया, जो चीज़ उसकी खो गई, जो उसकी बॉल जो उसकी सबसे क्लोज, सबसे करीबी थी, उससे कैसे कोप अप होना है। बॉल तो चली गई लेकिन अब वो कैसे उसको कोप अप करना, उससे कैसे उभरना है, ये बॉय वहाँ पे खड़े खड़े होकर अकेला सीख रहा है, क्योंकि उसके पास में कोई भी नहीं है। और पोएट जो दूर से खड़े होकर देख रहे हैं वो भी उसके पास नहीं गए। क्यों? क्योंकि पोएट चाहते हैं कि वो खुद खड़ा हो, खुद अपनी प्रॉब्लम से जूझे और सीखे। तो यस, ये हम ऑप्शन कह सकते हैं। दूसरे ऑप्शन देखते हैं। मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस, क्या खुशी का जो एक्चुअल मतलब होता है, हैप्पीनेस का जो एक्चुअल मतलब होता है, क्या वो सीख रहा है, नहीं, अभी तो वो बहुत दुख में है क्योंकि इसकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ खो गई है। टू एक्सेप्ट हैप्पीनेस, खुशी को कैसे एक्सेप्ट करना है, तो खुशी से रिलेटेड अभी उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि वो बहुत छोटा है और अभी तो वो दुख में है क्योंकि उसकी बॉल चली गई है। दैट मीन्स ओनली ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। करेक्ट ऑप्शन देखते हैं, ओनली 3, 2 and 5, 1 and 4, 2, 4 and 5, तो ओनली 3 सही है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, select the sentence in which the word stand is used in the similar meaning of the above extract। अब एक्सट्रैक्ट में वर्ड यूज़ हुआ है स्टैंड, और यहाँ पर स्टैंड का मतलब अपनी चेयर से खड़े होना या स्टैंड अप होना अपने पैरों पे, वो नहीं बताया जा रहा है। यहाँ पे स्टैंड का मतलब ये बताया गया है कि अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आपको कैसे स्टैंड अप होना है, यानी कैसे उस प्रॉब्लम से उभर के खड़े होना है, हिम्मत दिखा के आपको खड़े होना है। यहाँ पर स्टैंड का ये मीनिंग दिया है। अब आपके सामने 4 ऑप्शन हैं जिसमें अलग अलग सेंटेंसेज हैं, आपको वो ऑप्शन चूज़ करना है जिसमें स्टैंड का एग्जैक्टली वही मीनिंग दर्शाया गया है जो एक्सट्रैक्ट में दर्शाया गया है। ओके, ऑप्शन देखते हैं। ए, माई पेरेंट्स हैड अ वेजिटेबल एंड फ्रूट स्टैंड इन मार्केट, मेरे पेरेंट्स का एक सब्जियों का और फ्रूट का यानी फलों का और सब्जियों का एक स्टैंड है, यानी कि एक ठेला है मार्केट में, ठेले को भी हम स्टैंड कहते हैं, तो नहीं, यहाँ पर ठेले वाली बात नहीं करी गई है। वी पास द स्टैंड सेलिंग एन आइसक्रीम, हम एक
एक स्टैंड एक ठेले से गुजरे जो क्या बेच रहा था, आइसक्रीम बेच रहा था। तो अगेन यहाँ पे वो ठेले की बात आ रही है, तो ये भी नहीं है। शी रन्स अ स्टैंड मेकिंग हॉट नूडल्स इन द मार्केट। वो लड़की एक स्टैंड यानी एक ठेला चलाती है और मार्केट में उस ठेले पर क्या बेचती है, गरम गरम नूडल्स बेचती है। तो ये भी ऑप्शन नहीं, क्योंकि ये सब ठेले की बात कर रहे हैं। लास्ट ऑप्शन, करेज इज वॉट इट टेक्स टू स्टैंड अप एंड मूव ऑन इन लाइफ। करेज यानी हिम्मत ही एक वो चीज़ है जिससे आप लाइफ में स्टैंड अप यानी खड़े हो सकते हो, अपनी प्रॉब्लम से उभर सकते हो और लाइफ में मूव ऑन कर सकते हो, यानी अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हो। आप वहीं उस प्रॉब्लम में अटके नहीं रह सकते, आपको हिम्मत दिखा के उठना है और लाइफ में मूव ऑन करना है, आगे बढ़ना है। तो यस, यही एग्जैक्टली मीनिंग बताया गया है हमारी पोएम के एक्सट्रैक्ट में भी। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द स्टैंजा। स्टैंजास की राइमिंग स्कीम क्या है? ए बी सी बी सी, ए बी ए बी ए बी, ए बी सी बी ए, नो राइमिंग स्कीम। अभी अभी हमने देखा कुछ भी राइमिंग वर्ड्स हमको पोम में दिखाई नहीं, और दैट मीन्स कोई राइमिंग स्कीम है ही नहीं पोम में, विच मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। कोई राइमिंग स्कीम नहीं है यहाँ पर। ओके, कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी ऑन द बेसिस ऑफ द अबव एक्सट्रैक्ट। एनालॉजी का मतलब क्या होता है? जब दो वर्ड्स गिवन रहते हैं और उन दोनों को आप आपस में कंपेयर करते हो, या तो वो दो वर्ड्स आपस में पर्यायवाची शब्द हैं यानी सिनोनिम्स हैं, सेम मीनिंग वाले हैं, या तो हो सकता है वो दो वर्ड्स आपस में ऑपोजिट्स हैं, एंटोनिम्स हैं, विलोम शब्द हैं, अलग अलग हैं, या हो सकता है वो दोनों वर्ड्स आपस में राइमिंग हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक एनालॉजी दी हुई है, इसको ध्यान में रखते हुए आपको ये ब्लैंक फिल करना है। फर्स्ट पेयर ऑफ वर्ड्स ये दिया हुआ है, कॉशियस एंड डिस्क्रीट। कॉशियस का मतलब क्या होता है? आप किसी भी चीज़ के लिए बहुत कॉशियस हो, पहले से ही बहुत सावधान हो, सतर्क हो, आप कोई भी चीज़ जो भी कर रहे हो बहुत ध्यानपूर्वक कर रहे हो, सावधानी से कर रहे हो। ओके, एंड डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है? डिस्क्रीट का मतलब होता है कि आप पब्लिकली जो भी चीज़ कह रहे हो बहुत सावधानी से कह रहे हो, ध्यान में रख के सतर्क होकर कह रहे हो, कुछ भी नहीं बोल दे रहे हो। तो बेसिकली कॉशियस एंड डिस्क्रीट दोनों का ही एक मीनिंग है कि आप सावधान हो, आप सतर्क हो कुछ भी करने से पहले। तो ये दोनों वर्ड्स आपस में क्या हुए? ये दोनों वर्ड्स आपस में सिनोनिम्स हुए, यानी सेम मीनिंग वाले। यस, यानी दोनों आपस में पर्यायवाची शब्द हुए। तो आपको एनालॉजी कंप्लीट करना है, यानी कि जो ये वाला पेयर ऑफ वर्ड्स है, इस वर्ड का जो यहाँ पे आएगा वो सिनोनिम यानी सेम मीनिंग वाला ही होना चाहिए ये वर्ड। ओके, तो वर्ड क्या है? एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि नॉलेज, किसी भी चीज़ का ज्ञान, नॉलेज है आपको। तो यहाँ पे आपको एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही वर्ड फिल करना है जिसका मतलब नॉलेज या ज्ञान से रिलेटेड हो। तो अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पे आएगा असर्शन। तो असर्शन का मतलब क्या होता है? असर्शन का मतलब होता है जब आप कोई भी चीज़ बोल रहे हो तो आप कंप्लीटली, आपको अपने ऊपर बिलीव है आपको कि मैं जो कह रहा हूँ या जो मैं कह रही हूँ वो बिल्कुल सही है। आपको अपने ऊपर 100% कॉन्फिडेंस है कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है। ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस आपको अपने ऊपर तब होगा 100% जब आपको उस चीज़ के बारे में नॉलेज है। मुझे नॉलेज अगर प्लैनेट्स के बारे में, और जो भी मैं प्लैनेट्स के बारे में कह रही हूँ, तो मुझे पता है कि मैं सही कह रही हूँ क्योंकि मुझे ऑलरेडी पहले से नॉलेज है, ज्ञान है मुझे प्लैनेट्स के बारे में। यस, तो असर्शन इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, हाउ आर द बॉयज आईज। जो बॉय था उसकी आंखें कैसी थी? उसकी आंखें बहुत डेस्परेट थी, हमने जैसे कि पढ़ा था, क्योंकि द बॉयज आईज हैव अ डेस्परेट लुक। उसकी आंखें डेस्परेट थी, क्यूरियस थी, जानने के लिए इच्छुक थी उसकी आंखें कि अरे मेरी बॉल चली गई, आएगी कि नहीं आएगी वापस। वो खुद से शायद मल्टीपल क्वेश्चंस कर रहा था अपने मन में। तो यहाँ पर हमारे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस खत्म होते हैं। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, अ बॉल इज एन इजीली अवेलेबल इनएक्सपेंसिव थिंग, देन व्हाई इज द बॉय सो सैड टू लूज इट। अब पूछा जा रहा है कि जो बॉल है, जो गेंद होती है, वो एक बहुत ही इजीली अवेलेबल चीज़ है, कहीं पर भी जाओ बॉल मिल जाएगी आपको, और बहुत इनएक्सपेंसिव, बहुत सस्ती सी चीज़ है, 10 रुपये में भी आपको छोटी सी टेनिस बॉल मिल जाती है। तो फिर बॉय इतना ज़्यादा सैड, इतना ज़्यादा दुखी क्यों है उसको लूज करके, उसको खो के? लेट्स चेक द आंसर। Yes, a ball is an inexpensive thing and is easily available, but the ball that the boy has lost is very valuable to him. ये कहा जा रहा है कि हाँ, ये हम मानते हैं कि बॉल एक बहुत इनएक्सपेंसिव, एक बहुत सस्ती सी चीज़ है, बहुत इजीली अवेलेबल है, कहीं भी जाओ बॉल इजीली मिल जाएगी। लेकिन अपनी बॉल खो के जो बॉय है वो बहुत ज़्यादा सैड है, क्योंकि वो बॉल उसके लिए बहुत वैल्यूएबल है, बहुत प्रेशियस है, हो सकता है बहुत पहले से उसके पास ये है जिससे वो बहुत अटैच्ड फील करता है।
His memories of younger days are associated with the ball. He had been playing with this ball for a long time. No other ball could take its place, so he is sad to lose it. तो बच्चे के जो यंगर डेज है, बचपन के जो दिन हैं, उसकी जो यादें हैं, मेमोरीज हैं, वो उस बॉल से जुड़ी हुई हैं, यानी एसोसिएटेड हैं. वो उस बॉल के साथ शायद बहुत लंबे समय से खेल रहा होगा और इस बॉल की जगह शायद अब कोई दूसरी बॉल नहीं ले पाएगी, इसीलिए बच्चा बहुत ज़्यादा सैड है. क्योंकि हम सबको पता है छोटे बच्चे अपने टॉयज से बहुत अटैच्ड होते हैं, यहाँ तक कि वो साथ में लेकर भी सोते हैं अपने एक कोई पर्टिकुलर टॉय को, जिससे वो बहुत अटैच्ड फील करते हैं. यस. नेक्स्ट, वाई डिड द पोएट नॉट कंसोल द बॉय. पोएट ने बॉय को कंसोल क्यों नहीं किया. यानी जब पोएट दूर से खड़े होकर देख रहे थे कि बच्चा बॉल से खेल रहा है और सडनली उसकी बॉल बाउंस होकर पानी में गिर गई, तो पोएट ने उसके पास जाकर उसको कंसोल क्यों नहीं किया, उसको शांत और चुप क्यों नहीं कराया कि चलो कोई बात नहीं, मैं दूसरी बॉल लेकर दे देता हूँ. इस तरीके से पोएट ने क्यों नहीं किया. द पोएट डिड नॉट कंसोल द बॉय फॉर 2 reasons. First, the boy was too shocked and in grief to listen to any consolation. Second, the poet also wanted to make him understand that any loss in our life cannot be avoidable and money cannot buy all the lost things. तो पोएट ने बॉय को जाके कंसोल 2 रीजन्स की वजह से नहीं किया. पहला रीज़न था कि बॉय की जब बॉल पानी में गिर गई तो वो बहुत ज़्यादा उस टाइम शॉक्ड था, हैरान परेशान हो गया था और वो बहुत ज़्यादा ग्रीव, बहुत ज़्यादा दुख में था. तो इसीलिए वो उस वक्त कोई भी जाकर उसको कंसोल करे, मनाए, चुप कराए, वो शायद मूड में नहीं था उस वक्त ये सब चीज़ें सुनने की, क्योंकि वो शॉक में था और दुख में था. सेकेंड रीज़न ये था कि पोएट चाहते थे कि बॉय उस सिचुएशन में अंडरस्टैंड करे, समझ पाए दैट हमारी लाइफ में अगर कोई भी लॉस हो रहा है, कोई भी चीज़ हमसे या कोई भी इंसान हमसे दूर चले जा रहा है, दैट कैन नॉट बी अवॉइडेबल. आप इस चीज़ को अवॉइड नहीं कर सकते. जो चीज़ इस दुनिया में आई है उसको जाना निश्चित है, पक्का है, या वो इंसान भी क्यों ना हो, कोई आपके क्लोज वंस भी क्यों ना हो. और पैसे से आप हर चीज़ नहीं खरीद सकते. अगर पोएट उस वक्त जाते और उसको कहते कि ठीक है कोई बात नहीं, अभी मैं पैसे खर्च करके दूसरी बॉल ले आऊँगा, बड़ी सस्ती सी है, तो बॉय को क्या लगता है लाइफ में, अरे कोई भी चीज़ चली गई, पैसा खर्च करूँगा मिल जाएगी. लेकिन हर चीज़ शायद पैसों से खरीदी नहीं जा सकती. अगर इंसान आपकी लाइफ से कोई चला गया है, क्लोज्ड वन, तो पैसा आप अपनी पूरी दौलत भी लगा दोगे तो वो वापस नहीं आएगा. और ये चीज़ बच्चे को यहीं से एक्सेप्ट करना सिखाना था पोएट को, इसलिए वो चुप कराने नहीं गए. नेक्स्ट, व्हाट डज जॉन बेरीमैन want to convey through this poem. जॉन बेरीमैन जो कि हमारे पोएट हैं इस पोएम के, वो इस पोएम के थ्रू हम लोगों को क्या कन्वे करना चाहते हैं, हम लोगों को क्या बताना चाहते हैं, ये पूछा गया है. द पोएट जॉन बेरीमैन through this poem wants to convey the importance of loss and responsibility in life. We all should learn our responsibility and how to cope up with the loss. The poet also wants us to learn that things will get lost from time to time and money simply cannot replace them all. तो जो पोएट है हमारे जॉन बेरीमैन, वो इस कविता, इस पोएम के थ्रू हमें ये समझाना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि हमारी लाइफ में लॉस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की क्या इंपॉर्टेंस है. यानी अगर हमारी लाइफ में कोई चीज़ खो जाती है या हमारी लाइफ में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, हमारी क्या जिम्मेदारियाँ हैं, उसका क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है. क्योंकि चीज़ें तो खोएंगी, चीज़ें तो गुम होएंगी, लोग तो आपसे दूर जाएंगे, उनकी डेथ होएगी, लेकिन ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस लॉस से कैसे उभर पाएँ. ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें सीखना पड़ेगा कि कैसे कोप अप कर पाएँ, यानी कैसे उस तकलीफ़ से जूझ पाएँ और हमको उससे बाहर निकलना है, उस लॉस से. और पोएट ये चाहते हैं कि हम लोग ये चीज़ लर्न करें, सीखें कि थिंग्स विल गेट लॉस्ट. समय समय पर चीज़ें आपसे दूर जाएंगी, आपकी चीज़ें खोएंगी भी, समय समय पर कुछ लोगों की डेथ भी होगी, लोग आपसे दूर जाएंगे इस दुनिया से. और आप इस चीज़ को सिंपली रिप्लेस नहीं कर सकते मनी से, क्योंकि पैसे खर्च करके आप बोलो अरे ग्रैंड मदर की डेथ हो गई, चलो पैसे खर्च कर लेता हूँ, दूसरी ले आता हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता. क्योंकि मनी इज़ अ मटीरियलिस्टिक थिंग, उससे सामान आ सकते हैं लेकिन इंसान शायद नहीं आ सकते, और कभी कभी तो सामान भी नहीं. ओके, नेक्स्ट, यहाँ से हमारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं जो कि इस पोएम के लिए इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन टू एक्सपीरियंस लॉस एंड टू स्टैंड अप आफ्टर इट. ये हम सब के लिए क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग लॉस को एक्सपीरियंस करें, कि हमारी चीज़ से, हमारी लाइफ से कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत क्लोज वन खो गया है, चला गया, तो ये क्यों ज़रूरी है कि हम ये चीज़ एक्सपीरियंस करें, अनुभव करें कि ये हमारे साथ भी कोई चीज़ खो गई, और फिर उसके बाद हमें स्टैंड अप कैसे करना है, यानी उस लॉस से
उभर कर उठना कैसे है, ये सब कैसे हमारे लिए सीखना क्यों इम्पॉर्टेंट है, इनफैक्ट सबके लिए। लेट्स चेक द आंसर। It is important for everyone to experience loss and to stand up after it in order to be strong and to get on with life. तो ये बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए कि हम लाइफ में लॉस का एक्सपीरियंस करें, यानी कोई चीज़ हमसे खो गई इस चीज़ का अनुभव करें। क्यों? क्योंकि इससे हम स्ट्रॉन्ग बनेंगे, इससे हमारी स्ट्रेंथ और बढ़ेगी। क्योंकि जब इंसान कोई चीज़ बार बार घूम रही है, रो रहा है इंसान बार बार, वो चीज़ वापस तो आ नहीं रही, लेकिन धीरे धीरे इंसान क्या हो रहा है, यूज्ड टू हो रहा है, खुद को आदत बना रहा है, कहीं ना कहीं इंसान अंदर से पक्का हो रहा है। यस, बोलते हैं ना हम लोग हिंदी में, पक्का हो रहा है, यानी कि स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं, धीरे धीरे आदत पड़ती जाती है। यस, वन नीड्स टू स्टे स्ट्रॉन्ग नो मैटर हाउ मच इट हर्ट्स इनसाइड। एक इंसान को कितना ही अंदर से हर्ट हो रहा है, अंदर से मानो बहुत दुख हो रहा है कि अरे किसी का ग्रैंड मदर चली गई या कोई बहुत कीमती चीज़ चली गई, दूर चली गई, लेकिन फिर भी आपको सामने से स्ट्रॉन्ग तो रहना ही है, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग नहीं रहोगे तो लाइफ जियोगे कैसे। स्टेइंग स्ट्रॉन्ग इज़ द ओनली वे टू सर्वाइव, क्योंकि स्ट्रॉन्ग रहना ही, धैर्य रखना और स्ट्रॉन्ग रहना, हिम्मत नहीं हारना, यही एक अकेला तरीका है जिससे आप लाइफ में सर्वाइव कर सकते हो। नहीं तो लाइफ में रोते 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 आपकी लाइफ भी खत्म हो जाएगी। मोरओवर, वन नीड्स टू लर्न टू एक्सेप्ट एंड लेट गो एंड नॉट क्लिंग्स टू समथिंग दैट दे कैन नेवर हैव। और तो और एक इंसान को ये चीज़ भी लर्न करना, सीखना बहुत ज़रूरी है और एक्सेप्ट करना ज़रूरी है कि जो चीज़ अब चली गई वो दोबारा नहीं आएगी। इट कैन नेवर हैव। मैं रोती रहूँ, ग्रैंड मदर आ जाए, क्या वो आ पाएंगी? नहीं आ पाएंगी। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करना, लेट गो करना, यानी अपने दिमाग से चीज़ों को भूलना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लिंज रहोगे, यानी चीज़ों को पकड़ के रखोगे, होल्ड ऑन करके रहोगे कि नहीं नहीं नहीं, क्यों हुआ, ऐसा क्या हुआ, मेरे साथ ही हुआ, तो इससे गया हुआ इंसान वापस नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। आप रो दो, कुछ भी कर लो। One should understand that the past is gone and it will never come back. एक इंसान को समझना बहुत ज़रूरी है कि जो पास्ट था, जो बीता हुआ कल है, वो चला गया। अब आप उस वापस वहाँ पर जाके चीज़ों को बदल नहीं सकते, जो गया सो गया। आप उसको चेंज कर सकते हो और वो फिर दोबारा वापस आएगा भी नहीं। आपको ही स्ट्रॉन्ग रह के लाइफ में मूव ऑन करना पड़ेगा और स्टैंड करना पड़ेगा उस सिचुएशन पे। The poem teaches us a philosophy of life through the loss of ball. That is, loss is a universal truth in our life. We have to lose something at one point of time. तो poem हमको एक philosophy सिखा रही है लाइफ के बारे में कि through the loss of ball, यानी बच्चे की जो बॉल खो गई, इसके माध्यम से पोम हमें ये सिखा रही है कि जो लॉस है, कि लाइफ में अगर कोई चीज़ हम खो दे रहे हैं, चाहे वो इंसान हो या चीज़ हो, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी इस सच्चाई से कोई मुंह नहीं मोड़ सकता। लाइफ में किसी न किसी पॉइंट पर आपकी कोई चीज़ घूम जाएगी या कोई ना कोई आपका क्लोज वन की डेथ होगी, और इस चीज़ को आप अवॉइड भी नहीं कर सकते, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। थ्रू द लॉस ऑफ बॉल द बॉय लर्न्स रियल नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड। इफ ही इज एबल टू बेयर द लॉस, ही विल बी एबल टू फेस द डिफिकल्टीज ऑफ लाइफ करेजियसली। ये जो बच्चे की बॉल खो गई थ्रू द लॉस ऑफ बॉल, बच्चे ने क्या सीखा? बॉय लर्न्स रियल नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड। बच्चे को वर्ल्ड के बारे में, दुनिया के बारे में एक रियल नॉलेज मिला पहली बार कि ओके, चीज़ें घूम भी जाती हैं और घूमने के बाद कई बार ऐसा होगा कि आपको वो चीज़ दोबारा नहीं मिलेगी। और अगर बच्चा इस सिचुएशन में इस लॉस के साथ बेयर कर जाएगा, यानी उसके लिए तो बॉल उसकी बहुत क्लोज है, अगर वो इस दर्द को बर्दाश्त कर लेगा, सह लेगा, तो लाइफ में आगे उसकी जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ आएंगी, क्योंकि हर इंसान की लाइफ में आती ही हैं, हम सबको पता है, तो वो इन सबको करेजियसली, बहुत हिम्मत से इन सब चीज़ों से कोप कर लेगा। नहीं तो वो दुख ही मनाता रह जाएगा और एक वीक इंसान रह जाएगा। द बॉय मस्ट नो हाउ टू स्टैंड अप आफ्टर अ लॉस, क्योंकि बॉय को पता होना चाहिए लाइफ के लिए कि अगर लाइफ में कोई लॉस होता है तो उसके बाद स्टैंड अप कैसे करना है, यानी उससे उभर के कोप अप करके कैसे आना है। और ये हम सब ह्यूमन बींग्स के लिए, एवरी ह्यूमन बींग, हर इंसान के लिए ये बात बहुत असेंशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, टू एबल टू मूव ऑन और स्टैंड अप आफ्टर बीइंग नॉक डाउन। अगर लाइफ ने आपको नॉक डाउन करा है, कोई ऐसा लॉस दे दिया कि आसमान आपको नीचे गिरा दिया है, तो हमको ये आना चाहिए कि कैसे हम मूव ऑन करें और स्टैंड अप, यानी उस दुख से निकल कर, उभर कर लाइफ में आगे बढ़ें। Here the ball signifies losing something valuable that cannot be bought or replaced. तो इस पोम में बॉल क्या दर्शा रही है? कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसा पर्सन जो हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है, बहुत कीमती है, प्रेशियस है, लेकिन वो दोबारा खरीदी नहीं जा सकती या उसकी जगह कोई दूसरी चीज़ नहीं ला सकते, उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। गया मतलब गया। अब इससे आपको दुख से कैसे उभरना है, ये आपको सीखना है। तो इस पोम के थ्रू हमें पोएट ने ये एक लेसन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Not from weeping nor from grieving will anyone obtain peace of mind. If you are to use this message given quote from the Buddha's sermon, the sermon at Banaras, to help the boy cope with the loss of his ball and what it signifies, the ball poem, what would you include in your advice? अब हम सब ने हमारी फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर नंबर 10 द सर्मन एट बनारस पढ़ा हुआ है। आप मेरे वीडियोस क्लियरली देख सकते हैं, आपको वीडियोस मिल चुके हैं। तो उस चैप्टर में जो बुद्धा थे, गौतम बुद्ध थे, उन्होंने ये लाइन कही थी कि नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉट फ्रॉम ग्रीविंग विल एनीवन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड। यानी अगर आप कितना भी वीपिंग कर लो, यानी कितना भी रो लो, क्राई कर लो, या कितना भी ग्रीविंग कर लो, कितना भी सैड हो जाओ, कितना भी दुख मना लो, रो लो, दुख मना लो, कुछ भी कर लो, लेकिन इन सब चीज़ों से आपको पीस ऑफ माइंड नहीं मिलेगा। यानी आप अगर आपकी लाइफ से कोई पर्सन चला गया, कोई क्लोज वन, आप रो लो, दुख मना लो, आप खुद भी मर जाओ, तो भी वो इंसान वापस नहीं आएगा, ना ही आपको पीस ऑफ माइंड मिल पाएगा। तो अगर आपको इस चैप्टर में से जो बुद्धा ने ये मैसेज दिया था, अगर ये मैसेज आपको यूज़ करना रहे उस बॉय को समझाने के लिए, तो आप कैसे उस बॉय को ये मैसेज का यूज़ करके समझाओगे ताकि वो अपनी बॉल का जो लॉस हुआ है उससे कोप कर जाए, उससे उभर जाए। यस, तो आप अपनी एडवाइस, जो आप एडवाइस दे रहे हो, जो सलाह दोगे उस बच्चे को, ये वाला कोट यूज़ करके बुद्धा का, तो आप अपनी एडवाइस में क्या क्या इंक्लूड करोगे वो आपको बताना है एंड एक्सप्लेन करना है। लेट्स चेक द आंसर। द बुद्धाज वर्ड्स टीच अस टू कोप विद द लॉस ऑफ इररिप्लेसेबल थिंग्स। ये जो बुद्धा के जो शब्द हैं, जो उनके कोट्स हैं, वर्ड्स हैं, ये हमको क्या सिखाते हैं कि लाइफ में कुछ चीज़ें इररिप्लेसेबल होती हैं। यानी कोई चीज़ चली गई तो आप उसकी जगह रिप्लेस करके उस दूसरी चीज़ को नहीं ला सकते, और इस दुख से कैसे कोप करना है आपको। They tell us that the loss of irreplaceable things brings grief and sorrow, but as wise people we must learn to stay calm and accept the loss. तो बुद्धा कहते हैं कि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें इररिप्लेसेबल हैं, और ये लॉस मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ा है। इससे ग्रीफ यानी सैडनेस, बहुत ज़्यादा दुख, दर्द, पेन भी आता है हमें लाइफ में, सौरो यानी दुख भी, दर्द भी आता है, लेकिन हमें वाइज पीपल बनना है, हमें समझदार लोग बनना है, हमें दिमाग इस्तेमाल करना है अपना, और हमें सीखना पड़ेगा, हमें लर्न करना पड़ेगा कि इस दुख की सिचुएशन में कैसे काम एंड पीसफुल रहना है, शांत रहना है, क्योंकि रोगे, दुख मनाओगे तो वो इंसान वापस नहीं आएगा या चीज़ वापस नहीं आ जाएगी। यस, हमको हमारे लॉस को एक्सेप्ट करना सीखना पड़ेगा। हम इंसान हैं, हमें ये क्वालिटी भगवान ने डाली है कि अगर दुख दिया है भगवान ने, तो दुख को झेलने की शक्ति भी हमें दी है। यानी हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा अपना लॉस की, ओके, हमें मन को मनाना पड़ेगा कि चीज़ चली गई, मैं रोऊं, मैं दुख मनाऊं, चीज़ या इंसान वापस नहीं आएगा। अंडरस्टैंडिंग दैट वी माइट लूज थिंग्स वी लव, इवन पीपल वी लव वंस लव। तो हमें ये चीज़ समझना पड़ेगी कि चीज़ें हमारी लाइफ से खो जाएंगी, यहाँ तक कि कुछ ऐसे लोग जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं वो भी हमारे लाइफ से जाएंगे, क्योंकि आए हैं तो जाएंगे भी। लेकिन हमको कैसे कोप अप करके स्टैंड रहना है, स्ट्रॉन्ग रहना है, ये सीखना है हमें बुद्धा के इन वर्ड्स से। दिस एक्सेप्टेंस हेल्प्स इन लिविंग नॉर्मली एंड फॉरगेटिंग अबाउट लॉस। ये जो एक्सेप्टेंस है, ये जो हमने एक्सेप्ट कर लिया, मान लिया कि ठीक है, मन को समझा लिया कि ठीक है, गई हुई चीज़, गया हुआ इंसान वापस नहीं आएगा, इससे हम अपनी लाइफ नॉर्मली जी पाएंगे, और जो भी लॉस हुआ है, जो भी चीज़ हमने खोई है, उसको भूल पाएंगे, क्योंकि भूल के ही आगे बढ़ पाएंगे। ओके, ये जो वर्ड्स हैं ये बॉय की ज़रूर हेल्प करेंगे। जो पोम है हमारी द बॉल पोम, उसमें जो बॉय बताया गया है, ये वर्ड्स उसकी ज़रूर हेल्प करेंगे टू कोप विद द लॉस ऑफ द बॉल। अगर उसको समझाया जाएगा तो बॉल का जो लॉस हुआ है इससे वो समझ पाएगा, उभर पाएगा। बाय मेकिंग हिम अंडरस्टैंड द लॉस इज कॉन्स्टेंट एंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। अगर उसको ये समझाया जाए कि भाई लॉस इज़ कॉन्स्टेंट, चीज़ें तो लाइफ में हमेशा घूमेंगी, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे कभी चीज़ें जाएंगी, कभी इंसान भी जाएंगे आपकी लाइफ से। क्यों? क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का। जो चीज़ आई है वो जाएगी, जो चीज़ बनी है वो टूटेगी, ख़त्म भी होगी। ओके, ओनली बाय लर्निंग टू एक्सेप्ट एंड अडेप्ट टू इट कैन वी लिव अ नॉर्मल लाइफ। हमारे पास सिर्फ एक ही रीज़न है, एक ही हमारे पास सोल्यूशन है कि हम सीख जाएं चीज़ों को एक्सेप्ट करना। जितनी जल्दी अपने मन को मना लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, अडेप्ट कर लेंगे, उस सिचुएशन में अपने आप को ढाल लेंगे, अडेप्ट कर लेंगे, तभी हम एक नॉर्मल लाइफ जी पाएंगे और सर्वाइव कर पाएंगे, तभी स्ट्रॉन्ग रह पाएंगे। ये जो वर्ड्स हैं बुद्धा के, माइट बी टू डिफिकल्ट फॉर द बॉय टू अंडरस्टैंड। बच्चा इस वक्त बहुत छोटा है, और ग्रेट महात्मा बुद्ध जो थे, अगर उनकी जो बातें अगर हम इस वक्त बच्चे को समझाएंगे तो शायद उसे समझ में नहीं आएगी, क्योंकि वो एक बहुत छोटा बच्चा है। ही इज़ टू यंग, ही इज़ ऑल अलोन इन हिज लॉस। क्योंकि इस वक्त जब उसकी बॉल खेलते खेलते पानी में गिर गई, वो बिल्कुल अलोन है।
अपने लॉस के उस मोमेंट में बिल्कुल अलोन है, उसके आसपास कोई नहीं है, पोएट भी दूर से खड़े होकर देख रहे हैं, उसके पास जाके उसको कंसोल नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ें उसके लिए एज अ चाइल्ड, एक यंग बच्चे की तरह समझना बहुत डिफिकल्ट है। देर इज़ नो वन बिसाइड हिम टू एक्सप्लेन एवरीथिंग अबाउट हिज लॉस, सो ही मस्ट लर्न फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस केयरफुली। तो उसके अभी आसपास कोई है नहीं समझाने के लिए, तो उसके पास क्या ऑप्शन बचता है? उसके पास यही ऑप्शन बचता है कि जो अभी उसने एक्सपीरियंस किया, जो लॉस अभी अभी उसने अनुभव किया कि ओके खेलते खेलते पानी में बॉल गिर गई, अपने आप केयरफुली धीरे धीरे आराम से ध्यान से उसको खुद से ही समझना पड़ेगा। पहले वो रोएगा, कांपेगा, डर में आ जाएगा, दुख में आ जाएगा कि बॉल चली गई, थोड़ी देर शायद वहीं बैठा रहेगा, फिर धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि ठीक है दूसरी ले लूँगा, चलो नहीं भी आई तो कोई दूसरा टॉय ले लूँगा। अपने आप को उसको खुद के मन को मनाना पड़ेगा, क्योंकि समझाने वाला कोई है नहीं। खुद उठ के खुद खड़ा होना पड़ेगा और स्ट्रांग रहना पड़ेगा। ओके, सो चिल्ड्रन, हियर वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आपको MIQs इस पोएम के बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप चाहें तो हमारे वीडियोस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, जो वहाँ ना मिले हमारी वेबसाइट पर जाइए विच इज़ magnetbrains.com। वहाँ पर आपको हमारे सभी टॉप कोर्सेज, हमारे ई-नोट्स, ई-बुक सब कुछ मिल जाएंगे, जिनकी लिंक्स आपको ईजिली हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तब तक लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय एंड टेक केयर।